क्या तुम्हें भी लग रहा है कि तुम्हारा इस बार बिल्कुल नहीं होने वाला? तो मैं बता दूं, लास्ट ईयर नीट के 2 महीने पहले मैं भी इसी सेम सिचुएशन में थी, पर आज मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। In this video, we will be talking about the mindset of majority of NEET aspirant at this point of time जब NEET सिर्फ 2 महीने की दूरी पे है। देखो, सिंपल सी बात है कि इस पॉइंट पे सारे बच्चे सेम कंडीशन में हैं कि नीट 2 महीने बाद है, फ्यूचर का सवाल है और प्रेशर एकदम पीक पे। यहीं पे बच्चे 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप जहाँ पे 99% ऑफ द बच्चे आते हैं, दूसरा ग्रुप जहाँ पे 1% ऑफ द बच्चे आते हैं। और यही वो कुछ 1% बच्चे हैं जो 2 महीने में सिलेक्शन लेके चले जाते हैं। मुझे भी सेम तुम्हारी तरह लगता था कि कभी भी उस 99% के झुंड में से 1% में कभी नहीं आ पाऊंगी। स्टिल आई मेड इट। अपनी स्टोरी बताओ तो जनवरी एंड तक मैं घर पे सेल्फ स्टडी करती थी, तो मेरे पापा ने बोल दिया था कि जनवरी एंड तक तुम्हारा ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। पर मुझे पता था कि इतना मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना जल्दी पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैंने उनसे बोला कि बस एक और मंथ, फरवरी के एंड तक आई विल कंप्लीट माई सिलेबस, आई विल ट्राई टू कंप्लीट होल ऑफ माई सिलेबस। तो मैंने जितना हो पाया मैंने उतना सिलेबस कंप्लीट किया। 80% ऑफ द सिलेबस बोल लो कंप्लीट हो चुका था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने नहीं किया था और कुछ फिजिक्स के चैप्टर्स मैंने छोड़ दिए थे, पर मैंने पापा को बोला था कि मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब आई एम रेडी टू गिव द मॉक टेस्ट, क्योंकि वो हमेशा फोर्स करते थे मॉक टेस्ट के लिए और मैं हमेशा मना करती थी और मुझे पता है कि मेरा लॉस होगा इस चीज़ से। फिर आया मार्च का मंथ। मार्च 1 से आई रिमेम्बर, मार्च 1 से मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया। मैंने जोश में मॉक टेस्ट तो दे दिया, क्योंकि मैंने पढ़ा था, पूरे साल अच्छे से ही पढ़ा था, पर ये लास्ट के 2 महीने तो डिसाइडिंग हो जाते हैं। मॉक टेस्ट दिया, फिर खुद से करेक्ट किया और मेरे मार्क्स आए 450। ये 450 मार्क्स बस 450 मार्क्स नहीं थे, इसके साथ जो थॉट्स होते हैं हर एक नीट एस्पिरेंट के साथ, वो थॉट्स मेरे भी दिमाग में आने लगे कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। पेरेंट्स के इतने सारे एक्सपेक्टेशंस फिर से टूट जाएंगे, लोगों को तो सिर्फ एक बहाना मिल जाएगा फिर से ताने सुनाने के लिए। एक चीज़ थी कि मैंने हार नहीं मानी, भले ही मुझे डिमोटिवेशन होती थी, एंजाइटी होती थी, बहुत डर लगता था कि लोग फिर से क्या बोलेंगे मुझे, पर फिर भी मैंने हार नहीं माना। मैं फिर से उठी, हर एक अल्टरनेट डे को हमेशा टेस्ट देती थी। मुझे एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता था, मेरे खुद के एनालाइज करने के तरीके से। जो पेपर एनालिसिस होता है, लोग बोलते हैं कि 3 घंटे का पेपर है तो तुम 1 घंटा लोगे एनालिसिस करने में, फिर 1 आवर 30 मिनट्स। पर तुम्हें ये सुन के वियर्ड लगेगा, पर मैं अपने पेपर को एनालाइज करने में 3 to 4 आवर्स लेती थी, या फिर कभी कभी उससे भी ज़्यादा। हाँ, पता है, ये इस चीज़ से मुझे ही डर लगता था। लोग बोलते हैं इतने कम टाइम में ही एनालाइज कर लो फिर जाके पढ़ो, पर मुझे ये पता था कि मैं जिस तरीके से एनालाइज कर रही हूँ वो मेरा तरीका, और वो तरीका मेरे पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है। ये जो टेस्ट के एनालिसिस करने से मुझे जो एंजाइटी होती थी कि मुझे इतना टाइम लग रहा है, एक सच बात बताओ तो इसी टेस्ट के एनालिसिस के वजह से ही आज मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है और जो भी बैकलॉग है या फिर कुछ चैप्टर्स मैंने नहीं किया है या फिर कुछ चैप्टर्स का मैंने रिविजन नहीं किया है, वो मैं टेस्ट के एनालिसिस के साथ ही करूँगी। अब मैं टेस्ट का एनालिसिस करती कैसे थी, बायोलॉजी का एनालिसिस सुन लो। जैसे ही बायोलॉजी में वैसे भी ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होते, पर कोई टेस्ट अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया तो उसमें क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं। जैसे ही ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई माइटोसिस का क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, मैं एनालिसिस करने वक्त ही पीछे जाके वो चैप्टर खोल के माइटोसिस का वो पूरा पेज पढ़ती थी। ऐसे ही समझो तुम्हारे 20 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए तो वो 20 क्वेश्चंस का बस आंसर जाके नहीं देखना होता टेक्स्ट बुक में, मैं वो पूरा कॉन्सेप्ट ही फिर से पढ़ लेती। तो इस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था, पर ये चीज़ हेल्प करती है क्योंकि हम एनालिसिस करने वक्त ही वो पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से रिवाइज कर चुके होते हैं। बात रही केमिस्ट्री की रिविजन की, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जैसे ही कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता था, पीछे जाके ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म और वो रिएक्शन फिर से लिख के प्रैक्टिस कर लेना। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई एलिमेंट का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता था तो वो एलिमेंट के पूरे ग्रुप को पढ़ लेती थी। इसी वजह से पूरा रिवीजन भी हो जाता था एनालिसिस करने के साथ साथ। बात रही फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे ही कोई चैप्टर का क्वेश्चन रॉन्ग होता था, वो क्वेश्चन गूगल में टाइप करके वही सेम क्वेश्चन डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ मुझे 4-5 रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते थे। तो वही सेम क्वेश्चन मेरा नीट में ना रॉन्ग हो जाए, इसलिए और वो क्वेश्चन मुझे याद भी हो जाए, इसलिए 4-5 सिमिलर क्वेश्चंस में उसी टाइम एनालिसिस करने के टाइम ही सॉल्व कर लेती थी।
और फिजिक्स के एनालिसिस, जैसे ही कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ के खुद से सॉल्व करने की कोशिश करती थी, नहीं हुआ तो देख के अच्छे से सॉल्व कर लेती थी और उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एक बार फिर से रिवाइज कर लेती थी। तो पूरा दिन सिर्फ मैं वो एक क्वेश्चन पेपर देख के उसके बाद उसको इतने अच्छे से एनालाइज करती थी कि उसके साथ ही साथ मेरा पूरा रिवीजन हो जाता था। बल्कि ऐसे रिवीजन करने बैठो ना, बिल्कुल मन नहीं करता रिवीजन करने का। अगर तुम एक क्वेश्चन के बेसिस पे जो तुम्हारे क्वेश्चंस रॉन्ग हुए उस बेसिस पे अगर तुम पीछे जाके फिर से पढ़ोगे वो चीज़ें, तब एटलीस्ट मन भी करता है रिविजन करने का। और बाकी बचा हुआ टाइम में उन चैप्टर्स को देती थी जो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो वो चैप्टर धीरे धीरे वो भी कंप्लीट कर लेती थी। रिवीजन का टेंशन नहीं था क्योंकि मैं अपने एनालिसिस के साथ ही रिवीजन कर लेती थी। तो और ये जो एनालिसिस करने का तरीका है ये एकदम डिक्टो कॉपी मत करना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। अगर किसी का बैकलॉग बहुत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टाइम अपना बैकलॉग कंप्लीट करने में देगा। और टेस्ट तो हमेशा मतलब अल्टरनेट डेज पे देना ही देना है। टेस्ट मार्च से देना स्टार्ट कर देना, टेस्ट देने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। टेस्ट दे के उसको एनालाइज हफ्ते में 2 दिन ही दे दो, पर देना ज़रूर देना टेस्ट, क्योंकि तुम टेस्ट को जब एनालाइज करोगे तुम अपना पीछे वाला सब कुछ रिवाइज भी कर लोगे टेस्ट के एनालिसिस के साथ और साइड में बैकलॉग भी कंप्लीट कर लोगे। तो फिर बाद में तुम्हें 2 महीने बाद बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहोगे और नीट का पेपर भी दे के अच्छे से आ जाओगे। बस एक बात याद रखना कि टाइम कभी कम नहीं होता, बस हम एक्शंस लेने में देरी करते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, डीमोटिवेशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर लो ये लास्ट के 2 महीने। ये 2 महीने के बाद ना फिर से बायो की एनसीईआरटी नहीं पढ़ना, अब सीधे मेडिकल कॉलेज में जाके एमबीबीएस की बुक्स ही पढ़ेंगे। So that's it for today's video guys. If you have any doubt, do put down in the comment section so that I can reply you and help you at the right time. Best of luck.